प्यारे दोस्तों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कर रहे थे और तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। हम इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, एक आधुनिक दृष्टिकोण और एक परंपरागत दृष्टिकोण। और जो आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण है उसके भी कई प्रकार हैं, तो इन सब का हम अध्ययन करने वाले हैं। और इस जो अध्ययन है इसमें हमको 3-4 दिन लग सकते हैं। तो इसलिए अगले 3-4 दिनों में हम जैसे प्रमुख परंपरागत उपागम जैसे ऐतिहासिक उपागम, कानूनी औपचारिक उपागम, इसके अलावा संस्थात्मक उपागम, तो इन सभी को हम आने वाले 3-4 दिनों में देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण की जब बात करते हैं तो जैसा पहले आपको बताया गया था कि तुलनात्मक राजनीति का इतिहास जो है वो हमको अरस्तु के काल से देखने को मिलता है। और अरस्तु के काल से ही तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं का क्या है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा था। मनुष्य प्रारंभ से ही राजनीतिक संस्थाओं की श्रेष्ठता पर विचार करता है, यानी कि जो राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए वो उच्च से और उत्कृष्ट होनी चाहिए। अगर हमारे पास और अच्छी है तो हम पे उस पर क्या है, और सुधार की बात करते हैं। चाहे अरस्तु के काल में हो और चाहे वर्तमान युग में हो, मनुष्य यही प्रयास करता रहा है कि राजनीतिक संस्थाओं को राज्य व सरकार के लक्ष्यों के अनुकूल कैसा बनाया जा सके या कैसे बनाया जा सकता है। सभी राजनीतिक विचारक राजनीतिक संस्था व व्यवस्था की समाज में सफलता व असफलता पर मनन करते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन को महत्व दिया है और यही कारण है कि तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण और अध्ययन में महत्वपूर्ण बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यह जो तुलनात्मक अध्ययन है परंपरागत तरीकों पर आधारित था और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आज के युग में यह तुलनात्मक अध्ययन आधुनिक बन गया है। आधुनिक क्यों बन गया है? क्योंकि इसमें सामान्यीकरण के प्रयास धीरे धीरे तेज हो रहे हैं। सामान्यीकरण के प्रयास क्या हैं? तेज हो रहे हैं, इसलिए अब उसको आधुनिक कहा जाने लगा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो राजनीतिक व्यवस्थाएं जटिल परिस्थितियों ने जब राजनीतिक व्यवस्थाओं ने जटिल परिस्थितियां हमारे विश्व के सम्मुख आई तो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र में स्वतः ही क्या है, वृद्धि हुई और उसने जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति थी उसमें क्या लाया, परिवर्तन लाया और उसके जो अध्ययन है उसको आधुनिक बनाया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक अहम रोल है तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण को लाने में। इस तरह तुलनात्मक राजनीति के क्या है, दो दृष्टिकोण है, एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। यद्यपि इन दृष्टिकोणों में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। स्पष्ट विभाजन रेखा का अर्थ है कि ये नहीं कह सकते कि इस दिन तक तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण है और इस दिन के पश्चात तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण है। जैसे हम इतिहास में देखते हैं तो हम उसमें इतिहास को जब बांटते हैं तो 3 कालों में बांटते हैं। तो उसमें एक तिथि निर्धारित होती है कि यहाँ से यहाँ तक प्राचीन इतिहास, यहाँ से यहाँ तक मध्यकालीन इतिहास और इसके पश्चात आधुनिक इतिहास। तो यहाँ ऐसा कोई यहाँ इस प्रकार की कोई विभाजन रेखा खींचना क्या है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी तुलनात्मक अध्ययन को उपयोगी बनाने के प्रयास शुरू हो चुके थे, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से इन दोनों में कुछ आधारों पर अंतर किया जा सकता है। दोनों दृष्टिकोण, चाहे वो परंपरागत है चाहे आधुनिक है, इनमें तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि जो तुलनात्मक अध्ययन के हमारे टेक्निक्स हैं, जो हमने अध्ययन की नई पद्धतियां प्रयोग में लाई है, उनके आधार पर हम इन्हें परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में बांटते हैं। पहला अंतर तो यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण औपचारिक, कानूनी व संस्थागत था,
औपचारिक यानी कि औपचारिकता भर, कानूनी यानी कि कानून पर ज़्यादा कानूनी क्या व्यवस्थाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, और संस्थागत यानी कि संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। और परंपरागत जो दृष्टिकोण था उसमें केवल संवैधानिक संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन होता था। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसमें राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे के साथ साथ उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहार का भी क्या है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या चीज जुड़ चुकी है? राजनीतिक व्यवहार, जो राजनीतिक संस्थाओं के ढांचों को प्रभावित करने वाली राजनीतिक व्यवहार है, उसका अध्ययन भी हम अब करते हैं। यानी कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि भारत देश है और भारत देश में जो चुनाव व्यवस्था है उस चुनाव प्रणाली को कैसे प्रभावित होती है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, तो उन छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन भी वर्तमान के तुलनात्मक अध्ययन में किया जाता है। और दूसरा अंतर अध्ययन क्षेत्र के आधार पर हो सकता है। परंपरागत राजनीति में पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अध्ययन है उसमें नवोदित तृतीय विश्व के राष्ट्रों का भी अध्ययन इसमें क्या है, शामिल कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि पहले जो बड़े बड़े राष्ट्र थे उनका तुलनात्मक अध्ययन या बड़े बड़े जो संविधान है उनके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, किंतु अब जो वर्तमान तुलनात्मक अध्ययन है इसमें हम छोटी छोटी कंट्रीज या समस्त विश्व का क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तीसरा अंतर विश्लेषण पद्धति का हो सकता है। परंपरागत अध्ययन औपचारिक अध्ययन था, इसमें केवल संवैधानिक संस्थाओं का औपचारिक विवेचन किया जाता था। क्या है? संवैधानिक संस्थाओं का औपचारिक विवेचन, यानी कि सिर्फ विवेचना भर कर दी जाती थी कि यहाँ ऐसी व्यवस्था है और इस देश में ऐसी व्यवस्था है, किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो ये वो लगभग पहले अंतर की तरह है। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण की तरह वर्णनात्मक न होकर विश्लेषणात्मक है। और चौथा अंतर राजनीतिक अध्ययन की प्रकृति के बारे में हो सकता है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार की प्रकृति को समझने के लिए व्याख्या तक सीमित था, जबकि व्याख्या तक सीमित था और वह किसी उपयोगी निष्कर्ष तक पहुंचने में प्रायः क्या है, असफल रहा। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है समस्या समाधानात्मक है, यानी कि अगर कोई समस्या बताता है तो उसका समाधान भी देता है। यह राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार की व्याख्या के साथ साथ सामान्य निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है। इस तरह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी क्या है, एक दूसरे से काफी भिन्न है। तो हमने 4 अंतर तुलनात्मक राजनीति के दोनों दृष्टिकोणों में देखा। आइए अब प्रारंभ करते हैं जो हमारे दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका जो अरस्तु है उसमें परंपरागत दृष्टिकोण के उनका जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु ने ही तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था। अरस्तु ने 158 से अधिक देशों का, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, बार बार आपके पास आ रहा है कि 158 से अधिक देशों का क्या है, अरस्तु ने संविधानों का अध्ययन किया था। विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, यानी कि जो उस समय के 158 नगर राज्य थे होंगे उनका वर्गीकरण करने के पश्चात उसने उनका तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास किया था। तुलनात्मक अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण के अवशेष अरस्तु से पहले भी पाए जाते हैं, यानी कि कुछ अवशेष या कुछ ऐसे तुलनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिलते हैं जो कि अरस्तु से पहले भी किए जा चुके हैं। लेकिन अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन को सुव्यवस्थित आधार प्रदान किया था। सुव्यवस्थित यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से वो तुलनात्मक अध्ययन किया था, इसलिए ही अरस्तु को क्या है, तुलनात्मक अध्ययन का जनक माना जाता है। अरस्तु के पश्चात सिसरो, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, बार्कर, हर्मन फाइनर, लास्की, कार्ल जे फ्रेडरिक, आंग व जिंक, मुनरो आदि विद्वानों ने परंपरागत दृष्टिकोण को
विकसित किया है। इन सभी विद्वानों ने संवैधानिक संस्थाओं के ढांचों पर ही क्या है, जोर दिया है। उनके अध्ययन की शैली विवरणात्मक है, यानी कि विवरण भर दिया हुआ है। इनका दृष्टिकोण यूरोप तक ही क्या है, सीमित होने के कारण अत्यंत संकुचित रहा, यानी कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं यूरोप महाद्वीप के, उसके आसपास के कंट्रीज या यूरोप के भीतर के कंट्रीज का ही तुलनात्मक अध्ययन इन विद्वानों ने करने का प्रयास किया है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं व उनके व्यवहार के औपचारिक पहलुओं से संबंधित होने के कारण अत्यंत सीमित रहा है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों ने राज्य और शासन के ऐतिहासिक और औपचारिक ढांचे और संगठन के अध्ययन को ही तुलनात्मक राजनीति समझ लिया था। मैक्रेडिस ने लिखा है कि विदेशी सरकारों के अध्ययन विस्तृत रूप से पश्चिमी यूरोपीय प्रजातंत्रों अथवा पश्चिमी यूरोप के राज्यों और इंग्लैंड से संबंधित थे। ठीक है, तो यानी कि जो तुलनात्मक अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का था, उसमें केवल और केवल यूरोपीय राष्ट्रों और कुछ विकसित राष्ट्रों तक का ही क्या है, अध्ययन किया गया था। परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों ने न तो गैर पश्चिमी, यानी कि जो पश्चिम से अतिरिक्त देश हैं, गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे पर ध्यान दिया और न ही गैर राजनीतिक तत्वों के अध्ययन पर ध्यान दिया। यानी कि न तो उन्होंने यूरोप से बाहर निकलकर और जो अन्य राष्ट्र हैं उनके अध्ययन पर जोर दिया, और ना ही जो गैर राजनीतिक तत्व, यानी कि जो राजनीति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व हैं, उन पर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए यह दृष्टिकोण आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे व उनके संस्थागत व्यवहार के बारे में सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करने में असफल रहा। और उस कारण जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें कि संपूर्ण विश्व ने क्या है, प्रतिभाग किया, तो उसके बाद जो वैश्विक परिदृश्य था वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके निष्कर्ष देने में क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, असफल रहा। तो अब हम कुछ प्रमुख परंपरागत उपागम को भी देख लेते हैं, जैसे ऐतिहासिक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत, जो ऐतिहासिक उपागम है, इसे हिस्ट्रिकल अप्रोच बोलते हैं। इस उपागम के अंतर्गत राज्यों की शासन प्रणालियों का ऐतिहासिक आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि इतिहास में कैसी इनकी व्यवस्था थी, पूरे हिस्ट्री, जैसे भारत का अगर हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत के वैदिक काल से, उसके बाद हड़प्पा कालीन सभी व्यवस्थाओं का, मुगल कालीन, अंग्रेजों के काल में सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं को निकालेंगे और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कैसी भारत की आगे की राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है। तो इसे ऐतिहासिक अध्ययन, ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। इस उपागम के प्रतिपादक मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, बेजहॉट तथा सर हेनरी मैन माने जाते हैं। इन सभी विचारकों ने राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया है और वर्तमान तुलनात्मक राजनीति के लिए प्रमुख अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की है। यदि आज हम किसी देश की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए उस देश की राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में झांकना पड़ेगा, और किसी देश की राजनीतिक संस्कृति की जड़ें उसके इतिहास के गर्भ में ही पोषित होती है। उसका वर्तमान स्वरूप उसके अतीत का सुंदर इतिहास लिए हुए होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक उपागम तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध कराता है। यद्यपि इस उपागम के दोषों को दूर कर दिया जाए तो यह उपागम तुलनात्मक अध्ययन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कुछ दोष हैं ऐतिहासिक उपागम के। इतिहास की घटनाएं हो सकता है हमें सही न मिले, जो इतिहास में लिखा गया है वो हो सकता है किसी के प्रभाव में लिखा गया हो, तो ये इसके कुछ दोष हैं जिससे कि क्या है, निष्कर्ष गलत आ सकते हैं। वरना ऐतिहासिक उपागम एक बहुत अच्छा
तुलनात्मक उपागम का क्या है, स्रोत है। दूसरा हमारे पास है कानूनी औपचारिक उपागम या लीगल फॉर्मल अप्रोच जिसे कहते हैं। इस उपागम के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाओं के ढांचे, उनके अंगों की कानूनी शक्तियों तथा पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण संविधानिक प्रावधानों के तहत ही किया जाता है। इस उपागम के प्रतिपादक वुड्रो विल्सन, डायसी, जेम्स ब्राइस, केसी वियर, हरमन फाइनर, आइवर जेनिंग्स, कॉल फेड्रिक क्या है, आदि को माना जाता है। आप जो प्रत्येक उपागम है उसके जो प्रतिपादक या उससे संबंधित विचारक हैं उनको आप एक अलग से नोट्स बनाकर अवश्य याद कर लें, ताकि ये बड़ी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं कि जो कानून तुलनात्मक राजनीति का कानूनी औपचारिक उपागम है इससे कौन संबंधित है। तो क्योंकि हो सकता है जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप परीक्षाएं ऑप्शनल पेपर के आधार पर हो रही है, तो वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इन विचारकों की दृष्टि में देश का संविधान ही किसी देश की राजनीति को नियमित कर सकता है, क्योंकि संवैधानिक कानून द्वारा ही किसी देश की आंतरिक राजनीति के लिए आवश्यक व तर्कसंगत मापदंड निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत की राजनीति के अध्ययन में न्यायिक प्रक्रिया या कानूनों को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दृष्टिकोण के द्वारा सरकार के तीनों अंगों, चाहे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों, पारस्परिक संबंधों, मौलिक अधिकारों आदि से संबंधित समस्याओं का क्या है, अध्ययन किया जाता है। यद्यपि इस दृष्टिकोण का प्रमुख दोष यह है कि इसके द्वारा किसी देश की राजनीति को यथार्थ रूप में समझना कठिन है, क्योंकि इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन शामिल नहीं होगा। फिर भी संविधान के निर्माण, संशोधन और व्याख्या के क्षेत्र में इसकी देन बहुत उपयोगी है। तो आइए इसको समझते हैं। जो कानूनी औपचारिक उपागम है, यानी कि जो कानूनी संस्थाएं किसी देश में है, उनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर क्या है, किसी देश के निष्कर्षों पर पहुंचना कि यहाँ इस प्रकार के कानून हैं और ये कानून किस परिस्थिति में निर्मित हुए हैं, किस परिस्थिति में ये चेंज हो सकते हैं, उस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, उसको कानूनी औपचारिक उपागम कह सकते हैं। और अंतिम हमारे पास है इसका संस्थात्मक उपागम। संस्थात्मक उपागम जिसको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बोलते हैं, यानी कि किसी राज्य के अंतर्गत उसकी राजनीतिक अवसंरचनाओं को चलाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं अवस्थित हैं, उन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन या उन संस्थाओं का अध्ययन से किसी निष्कर्ष पर निकलना, उसे ही संस्थात्मक उपागम कहते हैं। यद्यपि इस उपागम का कानूनी औपचारिक उपागम से घनिष्ठ संबंध है, लेकिन फिर भी यह उपागम कानूनी उपागम से अलग है। यह उपागम राजनीति को कानून या औपचारिक संस्थाओं की परिधि में न बांधकर स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। इस उपागम के अंतर्गत राज्य की विभिन्न संस्थाओं के संगठन और भूमिका का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि उस उपागम की प्रमुख कमी यह है कि इसमें राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। जैसे मतदान व्यवहार के बारे में यह उपागम अपना मत प्रस्तुत नहीं करता, अर्थात इसमें अनौपचारिक समूहों की भूमिका की व्याख्या नहीं की जाती है। यानी कि जो संस्थात्मक उपागम है उसमें जो संस्थाएं हैं वो क्या कार्य कर रही है उसी का अध्ययन किया जाएगा। वो संस्थाएं किस कारण से, कुछ से छोटे छोटे हित समूह, दबाव समूह इनके कारण प्रभावित हो रही है, उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। इसमें अनौपचारिक समूहों की भूमिका की व्याख्या नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी यह देश की शासन प्रणाली के संगठन के अनुभव द्वारा दूसरे देश की शासन व्यवस्थाओं को संगठनात्मक रूप में समझने में मदद करता है। भारत की संसदीय प्रणाली की तुलना
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में तुलना इसी उपागम द्वारा ही संभव है। भारत और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो इस उपागम के संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कौन कौन सी संस्थाएं हैं और ब्रिटेन के पास कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उसका उन संस्थाओं का अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत और ब्रिटेन में कौन सी है संसदीय प्रणाली अस्तित्व में है। यद्यपि इस अध्ययन में कुछ जटिलताएं अवश्य पैदा हो सकती है, लेकिन यदि ध्यानपूर्वक इस उपागम का प्रयोग किया जाए तो यह राजनीतिक संस्थाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज हमने जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण में परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन किया और उसमें 3 प्रकार के दृष्टिकोणों को हमने देखा। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। कल हम परंपरागत उपागम की विशेषताएं और परंपरागत उपागम की आलोचनाओं को देखेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।